हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षाओं में हर साल पूछा जा रहा है। तो आज इस प्रश्न को अच्छे तरीके से ज़रूर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हम बात कर रहे हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की। आज हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को बहुत ही आसान तरीके से तैयार करने वाले हैं, क्योंकि यह प्रश्न आपको 5 अंक देने वाला है, यानी बोर्ड परीक्षा में आपको 5 अंक दिलाने वाला है, वो भी 100% गारंटी के साथ, क्योंकि ये प्रश्न आपके पेपर में आने वाला है। इससे दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक तो आपने पढ़ा होगा रदरफोर्ड के अल्फा कणों का प्रयोग, यानी रदरफोर्ड के अल्फा कणों की प्रकीर्णन का प्रयोग, और उसी के आधार पर ही रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था, और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। ये 3 प्रश्न बन जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। 5 अंक में पूछ लिए जाएंगे कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां लिखिए, ठीक है, या अल्फा कणों का प्रकीर्णन आ जाएगा। तो हमने इससे पहले हम अल्फा कणों का प्रकीर्णन पढ़ चुके हैं रदरफोर्ड का, तो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी हो तो उसको जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही शानदार वीडियो थी, उसमें हमने बहुत ही सिंपल तरीके से उस मॉडल को, यानी उस प्रयोग को बताया है। आज हम पढ़ने वाले रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इसको भी बहुत ही आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। बस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अंत तक देखोगे, गारंटी है समझ में आएगा, बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएगा, और कभी भी नहीं भूलोगे। पेपर में जैसे ही आएगा फटाफट कर दोगे। तो आइए समझते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था। तो देखिए, पहले हमने अल्फा कणों का प्रयोग पढ़ा, जिसमें हमने देखा था कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला था, जिससे कुछ जो अल्फा कण आर पार निकल गए, और देखा था कुछ छोटे छोटे कोण पर विचलित हुए, जिससे पता चला कि किसी परमाणु के उस भाग में धनावेश भाग था, जिससे वे क्या हो रहे, प्रतिकर्षित हो जा रहे थे, और कुछ बड़े कोण पर प्रतिकर्षित होते हैं, जिससे देखा था कि उसके समस्त धनावेश किसी एक ऐसे भाग में स्थित है जहाँ से वे लौट रहे हैं आर पार, तो उसको नाभिक नाम दे दिया गया था। तो उसी के आधार पर उसी निष्कर्षों के आधार पर इन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिनमें उन्होंने पहला प्रयोग यानी निष्कर्ष क्या बताया कि प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र पर 10⁻⁻15 मीटर की त्रिज्या, यानी जो परमाणु की त्रिज्या कितनी होता है, इन्हें कितनी 10⁻⁻15 मीटर की त्रिज्या की सूक्ष्म गोलाकार स्थान में रहता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। यानी उन्होंने बताया कि किसी परमाणु का समस्त द्रव्यमान या समस्त धनावेश परमाणु के एक सूक्ष्म भाग में स्थित होता है, दिख रहे कि सूक्ष्म गोलाकार स्थान में रहता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। यानी इन्हें पहले में नाभिक को परिभाषित किया, यानी क्या कहलाएगा, नाभिक। ऐसे आप यहाँ पर जो डायग्राम बना है उसमें देख सकते हैं कि किसी परमाणु का समस्त द्रव्यमान या समस्त धनावेश एक सूक्ष्म भाग में स्थित है, जिसे क्या नाम दे दिया गया, नाभिक नाम दे दिया गया। तो वही बात की कि प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा समस्त धनावेश किसमें, परमाणु के केंद्र पर 10⁻⁻15 मीटर की त्रिज्या की एक सूक्ष्म गोलाकार में स्थान में रहता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। यानी नाभिक की त्रिज्या कितनी होगी, 10⁻⁻15 मीटर की त्रिज्या होती है। फिर अगला पॉइंट बताया कि नाभिक के चारों ओर कितने, नाभिक के चारों ओर 10⁻⁻10 मीटर कोटि की त्रिज्या, यानी इस पर नाभिक के चारों ओर जो यहाँ पर ना परमाणु की त्रिज्या मान ली 10⁻10 मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या कहें, फैले हुए हैं, किसके, धनावेश के, धनावेश के चारों ओर इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं। कितनी कोटि में, कितनी त्रिज्या में, 10⁻10 मीटर की त्रिज्या में फैले हुए, देखें कि वितरित रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋणावेश नाभिक के धनावेश के बराबर होता है, यानी इस पर जितना भी ऋणावेश होगा इलेक्ट्रॉनों का, उन पर उनका किसके, नाभिक के धनावेश के क्या होगा, वो बराबर होगा। यानी क्या बताया, इलेक्ट्रॉन का जो ऋणावेश है वो नाभिक के धनावेश के बराबर होगा। फिर एक बार रिपीट करेंगे कि नाभिक के चारों ओर कितनी, 10⁻10 मीटर की कोटि की त्रिज्या गोले वाले त्रिज्या वाले खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वितरित रहते हैं, और इन इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋणावेश नाभिक के धनावेश के बराबर होता है। ये सेकंड निष्कर्ष निकाला, यानी सेकंड नियम दिया, उसका सिद्धांत दिया। फिर देखा कि अगला क्या होता है कि जब जो इलेक्ट्रॉन वितरित तो हैं और उनका नाभिक, यानी जो इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश नाभिक के धनावेश के बराबर है, फिर इन्होंने अगला निष्कर्ष निकाला कि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या कहें, जो इलेक्ट्रॉन वितरित हैं वे कैसे हैं, नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, यानी विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में घूमते रहते हैं, यानी घूम रहे हैं, विभिन्न कक्षाओं में, वृत्तीय कक्षाओं में घूमते रहते हैं, ठीक है, चक्कर लगाते रहते हैं, और जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल, यानी इसको घुमाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। यानी इलेक्ट्रॉन कैसा है, ऋणावेश और
नाभिक कैसा है, धनावेश, तो इनके बीच लगने वाला बल कैसा होगा, आकर्षण बल होगा। और उसके क्या होगा, तो उससे जो अभिकेंद्र बल है वो इलेक्ट्रॉन के किससे, इन दोनों के बीच के आकर्षण बल से इनको प्राप्त होता है, जिसके कारण वे इलेक्ट्रॉन्स के चारों ओर घूमते रहते हैं। उन्होंने ये बता दिया। 3 निष्कर्ष निकाले तो याद रहेगा। तो पहला निष्कर्ष क्या था कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा समस्त धनावेश किसी एक सूक्ष्म गोलाकार -15 मीटर की कोटि की त्रिज्या वाले एक सूक्ष्म गोलाकार स्थान में रहता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। और फिर देखा गया कि जो नाभिक के चारों ओर कितनी, नाभिक के चारों ओर कितनी त्रिज्या के 10⁻10 मीटर की त्रिज्या के एक सूक्ष्म क्या कहला कि नाभिक की त्रिज्या के क्या खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वितरित रहते हैं, और जिनका ऋणावेश नाभिक के धनावेश के बराबर होता है। और फिर दूसरा क्या बताया कि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में घूमते रहते हैं, और इनके लिए जो अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है इलेक्ट्रॉन को घुमाने के लिए, वो किससे प्राप्त होता है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जो स्थिर विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो प्राप्त होता है। यही 3 निष्कर्ष उन्होंने अपने में निकाले। ठीक है, तो फिर इनके मॉडल की कमियां भाई, तो फिर आप फिर देखेंगे इसके मॉडल की कमियां। तो अभी तक वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।